अक्टूबर 2013 को सरकारी एजेंट सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी में घुसे और 29 साल के रॉस उल्ब्रिस्ट को पकड़ लिया। उल्ब्रिस्ट ने नेट पर सबसे बड़ा और गुप्त जहर का धंधा चलाया था। उन्होंने इसे सिल्क रोड नाम दिया, जो बहुत पुराने जमाने के रेशम के रास्तों जैसा था, मगर यह रास्ता जहर का था। उल्ब्रिस्ट अपना ही एक ऑनलाइन बाजार बनाना चाहते थे जहां हर तरह की बुरी चीजें बिकें। 2 साल से ज्यादा समय तक सिल्क रोड पर करीब 214 करोड़ रुपए की बिक्री हुई, वो भी बिटकॉइन नाम के ऑनलाइन पैसे से। ये वेबसाइट इंटरनेट के एक छिपे हुए हिस्से में चलती थी। सरकारी वालों को उल्ब्रिस्ट के कंप्यूटर से पता चला कि वो चाहता था कि लोग गुमनाम तरीके से कुछ भी खरीद सकें, पर उल्ब्रिस्ट के पीछे पुलिस को ऐसे ऐसे सबूत मिले जिससे उन्हें पकड़ लिया गया। उल्ब्रिस्ट का जन्म 1984 में टेक्सास में हुआ था। वो बचपन में स्काउट रहा और पढ़ाई में भी होनहार था। बड़े होकर उसने फिजिक्स की पढ़ाई की और फिर मास्टर्स भी किया, मगर बाद में उसे एक अलग ही दुनिया का चाव चढ़ गया। वो चाहता था कि सरकार लोगों के बीच में ना आए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से पूछा गया कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उल्ब्रिस्ट ने कहा कि हमें यूएन से बाहर निकल जाना चाहिए। उल्ब्रिस्ट ऐसा राज चलाना चाहता था जहां कोई सरकार ना हो। 2011 में उल्ब्रिस्ट ने सिल्क रोड बनाई। इस पर जाने के लिए कोई आम वेबसाइट का पता नहीं चलता था। इसके लिए एक खास तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी गुमनाम रह सकता था। इसका मतलब ये था कि पुलिस पकड़ नहीं सकती थी कि कौन चीजें खरीद रहा है और बेच रहा है। उल्ब्रिस्ट ने सिल्क रोड पर चीजें बेचने के लिए एक खास तरीका ईजाद किया। उसने किसी भी सामान की सीधी फोटो नहीं लगाई, बल्कि अलग अलग रंगों की चिट्ठियों की फोटो लगा दी। हर रंग की चिट्ठी किसी ना किसी चीज को बताती थी। मसलन मासलान, हरी चिट्ठी का मतलब गांजा गांजा और नीली का मतलब कोकीन कोकाइन हो सकता था। जो कोई भी चीज खरीदना चाहता था वो उल्ब्रिस्ट को सीधे तौर पर बात नहीं कर सकता था। खरीदार को एक खास मैसेज बोर्ड पर जाकर लिखना होता था कि उसे कौन सी चीज चाहिए। इसके बाद उल्ब्रिस्ट उस शख्स को ईमेल करता था और बताता था कि वो चीज कहां से मिलेगी। पैकेट डाक से आते थे जिन पर कोई भी नाम नहीं होता था। धीरे धीरे सिल्क रोड पर हर तरह की बुरी चीजें बिकने लगीं। कई सरकारों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि सिल्क रोड की वजह से अपराध और बढ़ जाएंगे। अमेरिका की एक जांच एजेंसी के एजेंट जारेड को एक संदिग्ध पैकेट मिला। इस पैकेट में एक अकेली गुलाबी गोली थी जो शायद एक नशा करने वाली दवा थी। उसने इस बारे में और पता लगाया तो उसे सिल्क रोड के बारे में पता चला। उसने इस वेबसाइट को बंद करवाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद सिल्क रोड की खबर एक बड़े अखबार में छपी। सिल्क रोड को दुनिया भर में पहचान मिल गई। अब न सिर्फ ड्रग्स बेचने वाले और खरीदने वाले लोग सिल्क रोड इस्तेमाल करने लगे, बल्कि नेता भी इसको बंद करवाने की मांग करने लगे। उल्ब्रिस्ट को लगा कि अब उसे सिल्क रोड बंद कर देनी चाहिए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया। वो थोड़े समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी रहा। वहां उसने एक वेबसाइट पर किसी ऐसे आदमी को ढूंढा जो उसकी मदद कर सके। उस आदमी ने उल्ब्रिस्ट को सलाह दी कि वो अपनी वेबसाइट को और सुरक्षित बनाए। उल्ब्रिस्ट ने अपने कंप्यूटर पर सारी चीजें छिपाने का तरीका लगा लिया। उसने ये भी सोचा कि अगर पुलिस उसे पकड़ने आए तो वो अपना कंप्यूटर और हार्ड डिस्क नष्ट कर देगा और किसी दूसरे नाम से कहीं और भाग जाएगा। उसी आदमी ने उल्ब्रिस्ट को एक नकली नाम भी दिया, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। यह नाम एक फिल्म के खलनायक का था। उल्ब्रिस्ट को उम्मीद थी कि जब वो सिल्क रोड छोड़ेगा तो कोई और ये काम संभाल लेगा। धीरे धीरे सिल्क रोड पर लाखों लोग सामान खरीदने और बेचने लगे, लेकिन सरकारें उल्ब्रिस्ट को ढूंढने में लगी रहीं। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स कौन है। उन्होंने उल्ब्रिस्ट को सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी में पकड़ लिया। उस वक्त वो अपने लैपटॉप पर ही सिल्क रोड चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उल्ब्रिस्ट को सजा मिलने के बाद भी कई लोग मानते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उनका कहना है कि सरकार को लोगों को यह तय करने का हक देना चाहिए कि वो क्या खरीदना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये भी कहते हैं कि सिल्क रोड की वजह से अपराध और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है।
चाहे जो भी हो, सिल्क रोड की कहानी इंटरनेट की ताकत और कमजोरियों को दिखाती है। ये कहानी बताती है कि कैसे कोई भी शख्स अपने घर से ही दुनिया भर में इतना बड़ा धंधा चला सकता है। साथ ही ये भी दिखाती है कि कानून लागू करने वाली संस्थाएं कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से अपराधियों को पकड़ सकती हैं। सिल्क रोड के बंद होने के बाद भी कई और डार्क वेब मार्केट प्लेस खुल चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद पूरी तरह से ऑनलाइन ड्रग्स के धंधे को रोका नहीं जा सकता। सिल्क रोड बंद होने के बाद भी डार्क वेब पर अवैध सामानों का कारोबार कम नहीं हुआ। नई वेबसाइट्स खुलती रहीं, पर सभी उतनी सफल या सुरक्षित नहीं रहीं। कुछ तो जल्दी ही पकड़ी गईं, कुछ आपस में ही लड़ पड़ीं। इस बीच जेल में उल्ब्रिस्ट को यह सब पता चल रहा था। उसे गुस्सा भी आता था कि उसकी बनाई हुई चीज को खराब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी लगता था कि शायद उसका ये रास्ता गलत था। एक दिन जेल में उल्ब्रिस्ट की मुलाकात डेनियल से हुई। डेनियल एक हैकर था जिसे किसी और ही अपराध के लिए सजा मिली थी। डेनियल को टेक्नोलॉजी की कहानी बताई और पूछा कि क्या वो डार्क वेब को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। डेनियल ने सोचा कि अगर वो ऐसा कर पाए तो शायद जेल से जल्दी रिहा हो जाएगा। उसने उल्ब्रिस्ट की मदद करने के लिए हामी भर दी। दोनों ने साथ मिलकर एक नया आइडिया तैयार किया। उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो डार्क वेब मार्केटप्लेस को ज्यादा सुरक्षित बना देगा। साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ वैध चीजों के लिए हो। क्या डेनियल और उल्ब्रिस्ट वाकई में ऐसा कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, पर उनकी ये कोशिश ये तो जरूर दिखाती है कि इंटरनेट की दुनिया में हमेशा नई चीजें बनती रहती हैं, और ये भी कि गलत रास्ते पर चलने से ज्यादा अच्छा है सही रास्ते की तलाश करना। हालांकि जेल की ऊंची दीवारें उन्हें बाहरी दुनिया से अलग करती थीं, उल्ब्रिस्ट और डेनियल डिजिटल दुनिया में तूफान लाने की योजना बना रहे थे। उनके विचार बड़े थे, एक ऐसा सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो डार्क वेब मार्केटप्लेस को हैकर्स और सरकारी एजेंसियों से बचा सके। पर यह आसान नहीं था। सबसे पहले तो उन्हें जेल के सख्त सुरक्षा घेरे को पार करके कोड लिखना था। जेल की लाइब्रेरी में उपलब्ध सीमित किताबों और लेखों से उन्हें वो ज्ञान इकट्ठा करना था जो उन्हें डार्क वेब के भविष्य के लिए चाहिए था। रात के सन्नाटे में सेल की रोशनी के नीचे उन्होंने जटिल एल्गोरिदम तैयार किए और कोड की लंबी लाइनें लिखीं। उन्हें पता था कि उनका सिस्टम सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, भरोसेमंद भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक अनोखा तरीका सोचा। वो इस सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाएंगे, वही टेक्नोलॉजी जिसने बिटकॉइन को मशहूर किया था। ब्लॉकचेन एक तरह से सार्वजनिक लेजर होता है जहां सारी जानकारी पारदर्शी तरीके से दर्ज रहती है। इससे किसी भी एक व्यक्ति या संस्था को सिस्टम में हेराफेरी करने से रोका जा सकता था। साथ ही उन्होंने ये भी पक्का किया कि उनके सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ वैध चीजों के लिए ही हो सके। इसके लिए उन्होंने एक पहचान प्रणाली बनाने का फैसला किया। हर वो शख्स जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहता था, उसकी पहचान की सत्यता की जांच की जाएगी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनका सिस्टम बनकर तैयार हो गया। उन्होंने इसे डार्क मार्केट नाम दिया। डार्क मार्केट यह एक ऐसा बाजार होगा जहां लोग सिर्फ कानूनी चीजों का ही लेन देन कर सकेंगे। अब असली चुनौती थी इस सिस्टम को बाहर निकालना। जेल से रिहा होने के बाद ही वो इसे दुनिया के सामने ला सकते थे। लेकिन क्या डेनियल जेल से जल्दी रिहा हो पाएगा? और क्या उल्ब्रिस्ट को उम्मीद की किरण नजर आएगी? जेल की बंद दीवारों के बीच उल्ब्रिस्ट और डेनियल के सपने पनप रहे थे। उनके डार्क मार्केट को असल दुनिया में लाने के लिए के पास जेल के बाहर एक पुराना दोस्त था, एलिया। एलिया एक स्मार्ट और तेज तर्रार प्रोग्रामर थी। डेनियल ने जेल की लाइब्रेरी में छिपे संदेशों के जरिए एलिया से संपर्क किया। उसने उसे डार्क मार्केट का पूरा आइडिया समझाया और यह भी बताया कि वो जेल से जल्दी रिहाई के लिए उसकी मदद चाहता है। एलिया को यह आइडिया दिलचस्प लगा। उसे भरोसा था कि यह सिस्टम वाकई में डार्क वेब को सुरक्षित बना सकता है। उसने डेनियल की रिहाई के लिए एक वकील ढूंढने में मदद की। साथ ही उसने उल्ब्रिस्ट और डेनियल के बनाए कोड की समीक्षा की और कुछ जरूरी बदलाव भी किए। कुछ समय बाद डेनियल की जेल से रिहाई हो गई। वो एलिया के साथ मिलकर डार्क मार्केट को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई
और डार्क वेब पर इसका प्रचार किया। शुरुआत में लोगों को डार्क मार्केट पर भरोसा नहीं हुआ। आखिरकार डार्क वेब पर धोखाधड़ी होना आम बात थी। फिर भी धीरे धीरे कुछ ईमानदार दुकानदार इस मंच पर आने लगे। वो चीजें बेचते थे जो मेनस्ट्रीम वेबसाइट्स पर नहीं बिक सकती थीं, मगर वो अवैध भी नहीं थीं। मसलान हस्तशिल्प, एंटीक चीजें या दुर्लभ किताबें। धीरे धीरे डार्क मार्केट की लोकप्रियता बढ़ती गई। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंच का इस्तेमाल करने लगे। कानून लागू करने वाली संस्थाओं को भी इस बारे में पता चला। उन्हें खुशी हुई कि कोई ऐसा बाजार बना है जहां सिर्फ वैध चीजों की ही खरीदारी हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को डार्क मार्केट से खतरा महसूस हुआ। कुछ बड़े ई-कॉमर्स कंपनियों को लगा कि उनका धंधा प्रभावित होगा। वहीं कुछ सरकारों को यह पसंद नहीं आया कि डार्क वेब पर कोई भी सिस्टम इतना सफल हो रहा है। ये देखकर उल्ब्रिस्ट को थोड़ी राहत मिली। भले ही वो जेल में था, मगर उसने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया था जिससे डार्क वेब को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सकता है। डार्क मार्केट की कहानी अभी अधूरी है। ये सफल होगा या असफल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कहानी इंटरनेट की ताकत और कमजोरियों को एक बार फिर से बयां करती है। डार्क मार्केट की कहानी एक अनपेक्षित मोड़ लेती है। इसकी लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसकी जांच पड़ताल भी बढ़ती है। जहां कुछ कानून लागू करने वाली संस्थाएं इसे विनियमित डार्क वेब मार्केटप्लेस की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में देखती हैं, वहीं कुछ को अभी भी शंका है। डार्क मार्केट द्वारा दी जाने वाली गुमनामी, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी गतिविधियों की भी संभावना को लेकर चिंता पैदा करती है। इसी दौरान खुद डार्क वेब के भीतर प्रतिद्वंद्वी मार्केटप्लेस खतरे में महसूस करते हैं। वे डार्क मार्केट पर कीचड़ उछालने वाले अभियान शुरू कर देते हैं। इस पर कानून लागू करने वाली संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे जाल, हनीपोर्ट के वफादार हैकर डार्क मार्केट की सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, जिससे एक सुरक्षित डार्क वेब के सपने को खतरा पैदा हो जाता है। अपनी कोठरी के अंदर उल्ब्रिस्ट को एक सहानुभूति रखने वाले जेल प्रहरी द्वारा दिए गए कूटबद्ध संदेशों के माध्यम से इन घटनाओं की खबर मिलती है। वह एक साथ आशावान और चिंतित है। डार्क मार्केट जोर पकड़ रहा है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। बाहरी दुनिया में वापस डेनियल और एलिया अपनी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। वे अपनी प्रणाली में कमजोरियों की पहचान करने के लिए बग बाउंटी की पेशकश करते हुए एथिकल हैकर्स के समुदाय तक पहुंचते हैं। यह सहयोग और पारदर्शिता की भावना को बढ़ावा देता है, जो डार्क वेब के अतीत के संदिग्ध अतीत में अनसुना था। जैसे ही डार्क मार्केट इन तूफानों का सामना करता है, एक नया खिलाड़ी सामने आता है, सिफर नामक एक रहस्यमय व्यक्ति। सिफर एक ऐसा समाधान प्रदान करता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। पूरी लेन देन पारदर्शिता के साथ अटूट गुमनामी। इस संभावना से लुभाने के कारण डेनियल और एलिया सिफर के साथ साझेदारी करने पर विचार करते हैं, इस बात से अनिश्चित होकर कि यह एक गेम चेंजर है या सावधानी से बिछाया गया जाल। कहानी एक क्लिफहैंगर पर खत्म होती है। क्या डार्क मार्केट खतरों और दबावों के आगे झुक जाएगा? क्या सिफर का प्रस्ताव उनका उद्धार या उनका पतन होगा? सुरक्षित डार्क वेब का भविष्य अनिश्चित बना रहता है, जो डिजिटल युग में नवाचार और नियंत्रण के बीच निरंतर संघर्ष का प्रमाण